ठीक है, लेकिन संस्कृति और समान विचारधारा के आधार पर हम दो भागों में तोड़ सकते हैं संगठनों को। एक भाग कहते हैं जो गैर राजनीतिक संगठन होता है, और दूसरा भाग राजनीतिक संगठन। यहां पर मैं इस आधार पे बोल रहा हूं, यहां पर यह चुनाव में भाग नहीं लेता है, यह चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, अच्छा, गैर राजनीतिक संगठन की अगर मैं बात करूं, ये दोनों में से अच्छा, इसमें आप दल को पढ़ेंगे, राजनीतिक दल इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीति में भाग लेता है। जो चुनाव में भाग लेता है वही राजनीतिक संगठन कहलाएगा, जैसे राजनीतिक दल। क्लियर? लेकिन गैर राजनीतिक दल वह नहीं होता, यह एक समान उद्देश्य के लिए, एक समान उद्देश्य के लिए बनता है, एक समान उद्देश्य के लिए, और जैसे वह उद्देश्य पूरा हो जाता है वह रुक जाता है। अब एक समान उद्देश्य का मतलब क्या? तो मैं गैर राजनीतिक संगठन को, जो गैर राजनीतिक संगठन है, इसको यह एक समान उद्देश्य के लिए बनता है, एक उद्देश्य के लिए बनता है। इसी को आमतौर पर इस संगठन में हम दबाव समूह कहते हैं। यही दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप से 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए, प्रेशर ग्रुप से। और यहां तक कि बीपीएससी के पीटी में भी इसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेशर ग्रुप से। अब पीटी के साथ साथ हाल ही में जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ था, बिहार टीचर में भी प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन पूछे गए। और जिनका पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर अगर सब्जेक्ट रहा हो और ऑप्शनल की तैयारी जो ईपीएससी को लेकर के किया हो, आप पलट करके देखिएगा ना, तो बीपीएससी जो पीछे जो ऑप्शनल रहता था, बीपीएससी 11 बार प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन पूछा है, 11 बार। और यूपीएससी का हॉटेस्ट टॉपिक है प्रेशर ग्रुप, यानी दबाव समूह। यदि दबाव समूह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो देखिए, तो सबसे पहला कि यह होता क्या है, दबाव समूह कहते किसको है, प्रश्न तो यह आता है। दूसरा बात, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यकता क्यों है दबाव समूह की। क्लियर? तीसरी बात, इसका महत्व क्या है दबाव समूह का, यह कितने प्रकार का हो सकता है दबाव समूह, नहीं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इस दबाव समूह। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन जहां सभी रहेगा इसी से कोरिलेट करके। अब आइए क्वेश्चंस में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह कितना प्रभावी हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका क्या हो। पहली बात, क्या रास्ता सड़क से संसद की ओर जाता है क्या, इस रूप में दबाव समूह की भूमिका क्या होगी, सड़क से संसद की ओर। ठीक है। तीसरा, आप देखिएगा समावेशी विकास में दबाव समूह की भूमिका क्या होगी। जब भी क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो वहां से लिंक करके पूछेगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? ये इसके अतिरिक्त जैसे से हम आगे, हालिया घटनाक्रम क्या है, हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि करेंट अफेयर्स दबाव समूह को लेकर। इसे संगठन सिर्फ इतना नहीं है कि 19(1)(c) में लिख दिया है सम्मेलन या ये संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, आप देखिए ना, मैंने कहा ना
कि एक उद्देश्य के लिए बनता है, इस आधार पर कई आपको दबाव समूह दिखेगा। छात्र संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन नहीं है, धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन आप इसको भी बांट सकते हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। इसको भी आप बांट सकते हैं, सामाजिक संगठन। आप कई बार पढ़ते होंगे तो आप ना देखते होंगे, आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन। मैं इसी दबाव समूह को कई रूपों में बांट सकता हूं, देख सकता हूं। आर्थिक संगठन के रूप में आप देखिए तो, आर्थिक संगठन के रूप में फिक्की को देखिए तो एक प्रकार का दबाव समूह। एसोचैम को देखिए तो एक प्रकार का दबाव समूह। दबाव डालता है ना। अभी हाल ही में ट्रक ड्राइवर का हड़ताल हुआ है, ड्राइवर्स का हड़ताल हुआ, और ट्रक यूनियंस वाले ने, तो यूनियन क्या है, एक प्रकार का समूह है नहीं। इसमें देखिए तो किसान संगठन नहीं, इसमें नहीं, आर्थिक है। मजदूर संगठन, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन नहीं। तो कितने संगठन, ये सब क्या है, ये सब समान विचारधारा वाले निर्मित दबाव समूह है जो अपने अपने हितों को ध्यान में रखता है। अच्छा, अपने अपने हितों को ध्यान में रखता है, यह गौर करने वाली बात। ये सभी दबाव समूह अपने अपना हित देखता है, इसलिए आम तौर पर इसको हित समूह भी बोला जाता है। सभी दबाव समूह है बंधु, लेकिन सभी दबाव समूह में सबका अलग अलग हित होता है, और जैसे वह हित पूरा हो जाता है वो काम खत्म हो गया। ये सभी हित के लिए अपना अपने अपने हितों के लिए समूह का निर्माण करते हैं। अब जैसे सामाजिक संगठन देखिए ना, छात्र संगठन, महिला संगठन, जाति के आधार पर निर्मित संगठन नहीं है भारत में। अब भारत में तो जाति के आधार पर कितना निर्मित संगठन, करनी सेना नहीं, दलित समूहों द्वारा बनाया गया संगठन नहीं है। कितने संगठन, महिला आयोग, महिला संगठन में कितने संगठन, तो सामाजिक आधार पर बनाया गया संगठन। इसके साथ साथ आपको धार्मिक संगठन भी कई सारे दिखेंगे, जैसे आरएसएस, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जैसे आपका अकाल तख्त, सिख संगठन, कई प्रकार के संगठन। अब ऐसा नहीं है, अच्छा और भी कई संगठन बनते हैं ना, कुछ कुछ तो आतंकवादी संगठन भी होंगे, ठीक है। जैसे आपका भारत में कई, जैसे अलकायदा, भारत में नहीं बाहर ही है, वैश्विक स्तर पर भी देखिएगा तो कई संगठन है। आपको हाल ही में बना था पीएफआई, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया नहीं, या आपका सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया उसके पूर्व में। तो कई संगठन बनते हैं और सभी संगठन का एक ही उद्देश्य, अपने अपने हितों की पूर्ति करना। अब इसके लिए अब जैसे किसान संगठन ने, भारतीय किसान यूनियन ने जो किसानों का संगठन है, किसानों के हितों को ध्यान में रख करके अपनी बात करता है। तो जैसे ही भारत सरकार ने जो विधेयक पारित किया था, कृषि विधेयक,
उस कृषि विधेयक के विरोध में उस कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान संगठनों द्वारा आंदोलन छेड़ा गया और सरकार मजबूर हो गई और सरकार को वापस लेना पड़ा। अब जैसे ही वो सरकार ने वापस लिया, उस आंदोलन समाप्त हो गया। जितने भी संगठन दबाव समूह से संबंधित संगठन बनते हैं वह एक उद्देश्य के लिए प्राप्त होते हैं, बनाए जाते हैं, और जैसे ही वह उद्देश्य पूरा हो जाता है वह संगठन फिर अपने आप को रोक लेता है, फिर वापस चला जाता है। यही कारण कभी कभी इससे एक और टॉपिक बन सकता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इस संगठन विशेषता क्या होती है। नहीं, अगर मैं इस संगठन की विशेषता की बात करूं, इस संगठन की विशेषता की बात करूं दबाव समूह की, तो सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इस संगठन के जो एक ही उद्देश्य होता है, दबाव समूह का एक ही उद्देश्य होता है, जैसे ही वह उद्देश्य पूरा हो जाता है ना, आंदोलन समाप्त हो जाता है। आपने किस आंदोलन ये विधेयक वापस ले लिया। अभी हाल ही में ड्राइवर यूनियन का संगठन, ये जो ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो सरकार ने बातचीत कर लिया है, जो आंदोलन को रोक दिया गया। नहीं, एक ही उद्देश्य होता। दूसरी बड़ी बात, यह संगठन चुनाव में भाग नहीं लेता है, चुनाव में भाग नहीं लेता है। इसलिए जितने भी संगठन, हाँ, यह संगठन सरकार को इस रूप में जरूर प्रभावित करेगी कि उसके आलोचना इस रूप में करेगा कि जनता इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो जाएगी। हम लोग बात नहीं करते देखो जी सरकार ने कानून गलत बनाया, नहीं, यह चुनाव, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेगा, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रचार जरूर करेगा यह संगठन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से। इसलिए इस संगठन द्वारा अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों प्रकार के आंदोलन हो सकते हैं, दोनों प्रकार के आंदोलन हो सकते हैं। पहले अहिंसात्मक होगा और बाद में हिंसा पर उतारू हो जाएंगे जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी। ना बहुत सारा स्वतः स्फूर्त हो जाता है। नक्सलाइट भी एक प्रकार का संगठन है। आप माओवादी संगठन जो हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को मनवाना चाहता है, वो भी तो एक प्रकार का दबाव समूह है। ठीक है, तो यह अपने आप को अहिंसात्मक के साथ साथ हिंसात्मक दोनों तरीके से, अच्छा, ये आज से थोड़े ना बन रहा है ये संगठन। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ही बन रहा है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भी देखिएगा कितने संगठन बने। तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, नहीं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, कांग्रेस, बाद में उसने चुनाव में भाग लिया। तो अगर इसके विकास क्रमों को देखिएगा तो आज से थोड़े ना बन रहा है ये संगठन। स्वतंत्रता के पूर्व भी बना है, स्वतंत्रता के बाद भी बना है। अच्छा, गौर कीजिए तो इन सारे संगठन ने, दबाव समूह ने सरकार पर दबाव डाला तो सरकार ने समय समय पर कानून बदला है। ब्रह्म समाज का दबाव पड़ा तो सती प्रथा का अंत किया गया। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की तो महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार को जागरूक होना पड़ा। कांग्रेस ने अहिंसात्मक तरीके से संगठन का विकास किया और देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति में कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल था। क्रांतिकारियों ने कई संगठन का हिंसात्मक रास्ते को अपनाया और सबका उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन सबका अंतिम उद्देश्य एक ही है, स्वतंत्रता प्राप्ति। रास्ते अलग अलग,
नहीं, नक्सलियों का भी उद्देश्य एक ही है, समानता, लेकिन रास्ता गलत है। नहीं, इसे दबाव, उद्देश्य क्या है? सरकार पर दबाव डालते हुए अपनी बातों को मनवाना, यही दबाव समूह होता है। इसलिए इसमें कई ब्रांचेज होती है, कई पर विचारधारा कॉकस नाम का होता है, कई प्रकार की विचारधारा है, लेकिन दबाव समूह का एक ही अगर होगा तो चुनाव में भाग एक ही उद्देश्य होता है। अच्छा, इसके जो सदस्य होते हैं वह जरूरी नहीं है कि इसके सदस्य एक ही संगठन के रहेंगे, नहीं, इसके सदस्य अलग अलग संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है किसान यूनियन से भी जुड़ा हो सकता है पर्यावरण से भी जुड़ा हो सकता है सामाजिक विकास से भी जुड़ा हो। राजनैतिक दल के संगठन एक ही रहेंगे, सदस्य, राजनीतिक दल के जो सदस्य होंगे एक ही दल में रहेंगे। इसके सदस्य अलग अलग संगठन के हो सकते हैं, अलग अलग संगठन के हो सकते हैं। क्लियर? यही कारण है। अच्छा, ये संगठन करता क्या है, तो आता क्यों है? तो अपने हितों को मनवाने के लिए, अपने हितों को मनवाने के लिए, सरकार पर हिंसात्मक और अहिंसात्मक रूप से दबाव डालता है। सरकार पर हिंसात्मक और अहिंसात्मक तरीके से दबाव डालता है। और सरकार अब देखती है, सरकार देखती है डेमोक्रेसी में कि उसके पास भीड़ कितना है। अगर भीड़ नहीं है तो जाओ ना, छोड़ो ना, संख्या ही नहीं है। लेकिन जैसे वो संख्या बढ़ जाती है तो सरकार पर दबाव, क्योंकि डेमोक्रेसी में संख्या बल इंपॉर्टेंट होता है, तो सरकार देखती है कि उसके पास संख्या, तो उस दबाव समूह को ज्यादा यदि समर्थन मिल रहा है तो सरकार जल्दी दबाव में आ जाती है। अगर समर्थन ही नहीं मिल रहा है तो सरकार चुप हो जाए, छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर? यही कारण है कि यह संगठन डेमोक्रेसी को बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। क्यों? क्योंकि इस संगठन द्वारा अब सरकार जो है, सरकार पर दो प्रकार से दबाव डालेगा इस संगठन के माध्यम से। पहला दबाव पड़ेगा कि यदि सरकार पर दबाव पड़ेगा, कानून बनाओ, कानून बनाओ, हितों के लिए कानून बनाओ, दबाव पड़ेगा। जन 2011 में जन लोकपाल के माध्यम से जन लोकपाल विधेयक पारित कराने के लिए, कानून बनाने के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन चला था। उनका उद्देश्य था कानून बनाओ। जन लोकपाल का एक बनता है कानून बनाने के लिए, दूसरा बनेगा निरंकुश कानून को हटाओ। निरंकुश कानून को हटाओ। निरंकुश कानून का मतलब है, निरंकुश कानून का मतलब है कि इस प्रकार के कानून जो समाज पर दबाव डालने का काम करता हो, तानाशाही को बढ़ावा देता हो, उस संगठन के अनुसार। मैं यहां पर इस शब्द को लिखना नहीं चाह रहा, लेकिन लिख रहा हूं क्योंकि उस संगठन के अनुसार कहता है कि इस कानून को हटाओ। इसीलिए कृषि कानून के विरोध में कृषि कानून का विरोध किया गया। इसीलिए अभी में हाल ही में नागरिक सुरक्षा अधिनियम सीआरपीसी की धारा में, सीआरपीसी की धारा 101 और 102 में परिवर्तन करने के लिए एक कानून ड्राइवर का आंदोलन हुआ। तो सीआरपीसी की जो धारा जो बनी है, इसको बदल करके अब लिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 101 और 102 में परिवर्तन करने के लिए,
कि इसमें 10 साल का जो सजा है उसको हटाइए और 10 लाख का जो प्रावधान है उसको हटाइए। इसमें परिवर्तन करने की एक बार धारा इसको देख लेना, 101 है या 102 है या 106 है, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, एक बार देख लेना धारा। तो हाल ही में इस संबंधी तो दूसरा हो गया क्या, कानून हटाने से लेकर। यही कारण है कि कभी तीसरा हो जाता है सरकार पर छूट देने के लिए, आर्थिक रूप से छूट देने के लिए, जैसे कर्ज माफी करना हो, नहीं तो इस प्रकार से सरकार पर दबाव डाली जाती है कि हमको कानून हटवाना है, कानून बनवाइए इसके लिए। अब उसके लिए संगठन खड़ा हो जाएगा, उसके लिए छूट। अब व्यापारी समूह कहेगा कि नहीं जी बजट में हमको छूट दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए, तभी ना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सरकार पर दबाव डाला जाएगा बजट, ये आर्थिक संगठन द्वारा, फिक्की के द्वारा, एसोचैम के द्वारा दबाव डाल, ताकि हमें छूट प्रदान किया जाए। नहीं तो इस आधार पर एक और तरीका होता है, अधिकार की मांग की जाती है। हालांकि वो भी कानून बनाने को लेकर के ही होगा, अधिकार की मांग को लेकर के, और यह अधिकार कानून बनाने से जुड़ा हुआ। क्लियर? यही कारण है कि दबाव समूहों के माध्यम से अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य एक ही है, अपना हित साधना। क्लियर? अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि संगठन कुछ भी, अच्छा भारत जैसे देश में इसकी आवश्यकता और अधिक जान पड़ती है। भारत में इतनी सांस्कृतिक विविधता है, इतनी सामाजिक विविधता है कि सभी विविधता को ध्यान में रख करके चलना होगा। हो सकता है ना कि आप कोई कानून बनाए तो दूसरे समाज को नुकसान हो या वो उसको अहित करता हो, तो आपको उसके हितों को भी तो ध्यान में रखना होगा। अब उसको अगर संगठन बनाने का अधिकार नहीं होगा तो उसका हित फिर कहां जाएगा? तो समाज नहीं टूट जाएगी। यही कारण है कि इसके कई प्रभाव देखे जाते हैं इस संगठन दबाव समूह। अगर मैं इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करूं, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, यहां अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब मेरा संख्या के आधार पर है, संख्या से जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको भी, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को भी महत्ता प्रदान की जाती है। पहला तो यह हो जाता है कि वह भी अपनी बात रख सकता है। अगर वो संगठन नहीं होता तो अपनी बात रख पाता बंधु। इससे अल्पसंख्यक वर्गों का हित महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा इसका फायदा यह है कि इससे सरकार पर दबाव डाला जाता है, सरकार पर दबाव डाला जाता है। क्यों दबाव डाला जाता है? इसलिए कि आप लोगों के लोक कल्याण के लिए कानून बनाए, लोक कल्याण के लिए कार्य करें। नहीं, और इससे सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण लगता है, निरंकुशता पर भी नियंत्रण लगता है। सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, उस पर दबाव पड़ रहा है, उसको चुनाव में आना है सरकार को। क्लियर? इसे देखते हैं, कभी कभी आपके गांव में रोड नहीं रहेगा तो कहेगा रोड नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं डालेंगे, सुनते होंगे ना ऐसा। तो सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, सरकार लोग के कल्याण के लिए कार्य करेगी। वो भी एक प्रकार का वो राजनीतिक दल हुआ,
मैं यहां दबाव समूह की बात कर रहा हूं जो गैर राजनैतिक नहीं। इसका लाभ क्या होगा? इसे सभी वर्ग का अगर, तो इसे समावेशी विकास का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समावेशी यानी सबको साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति नजर आएगी। इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं बोलते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, समावेशी विकास बढ़ेगा। और जहां सभी वर्ग का साथ विकास होगा, किस निरंकुशता पर रोक लगेगी, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को भी महत्ता मिलेगी, तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा, लोकतंत्र प्रभावी होगा। यही कारण है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रणाली में दबाव समूह का बड़ा योगदान है, जिससे सरकार हमेशा दबाव महसूस करती है कि आप निरंकुश ना हो। अगर ये न हो न दबाव समूह, तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, किसी प्रकार का कानून बनाना शुरू कर देगी। यही कारण, अच्छा ये मैंने कहा ना कि यह चुनाव में भाग नहीं ले, इसलिए जब भी आंदोलन होगा, जब भी तो सड़क से आंदोलन हो शुरू होगा, सड़क पर उतर जाएंगे सभी। ड्राइवर यूनियन सड़क पर उतर गया, किसान सड़क पर उतर गया, रेल चक्का हो गया, रेल बंद हो, रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया, हुआ था ना ऐसा। सड़क पर उतर जाएंगे और सड़क पर उतर करके यह मांग करेंगे। आज जब यह मांग होगी तो कहेगा मेरे लिए कानून बनाओ या कानून में परिवर्तन करो। और कानून जब भी बनेगा तो विधायिका में बनेगा, यानी कि लोगों के, अब इसमें देखेगा कि भीड़ कितनी है, संख्या कितनी। अगर संख्या ज्यादा है, देश के कई कोनों से मांग उठ रही है, तो विधायिका में तो हमने उन्हीं लोग को, अपने ही लोग को न चुन करके भेजा है। और विधायिका का काम है ना कि जहां संविधान के अनुसार लोक हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना। अंत में इसके लिए कानून का निर्माण होगा या कानून हटेगा, जिससे लोकतंत्र, क्योंकि जनता के मांग पर कानून बन रहा है, कानून हट रहा है। यही कारण है कि हम कभी कभी से सड़क से संसद की तरफ लोकतंत्र का रास्ता देखते हैं। संसद से सड़क कभी नहीं मजबूत होगा, क्योंकि जनता ने मांग किया है, जब कई समूहों द्वारा मांग की जा रही, इसलिए रास्ता संसद तक सड़क से होते हुए जाती है, तो जनता के हितों के लिए कानून बनता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक होता होगा। कई बार इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं। कई दबाव समूह जो होता है, कई दबाव समूह में जो सदस्य होते हैं, उनको तो उद्देश्य का जानकारी ही नहीं होता कि एक्चुअली हम आंदोलन कर क्यों रहे हैं। बिना जानकारी के अगर वो लोग आंदोलन में कूद जाते हैं, चले जाते हैं कि चलो मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी चलता हूं साथ में, नहीं, इससे जब जानकारी का, इससे उन भीड़ों को, भीड़ में बोल रहा हूं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ भीड़ बढ़ाया जा रहा है, तो क्या उन भीड़ों के माध्यम से सरकार पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा? कभी कभी संख्या बल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर सरकार पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है, अनावश्यक दबाव डाला जाता है, जिससे अच्छा कानून भी लागू नहीं हो सकता। मैं इसमें बार बार कृषि विधेयक को शामिल करता हूं। कृषि विधेयक में, अब देखिए क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूं। कृषि विधेयक में जो 2020 में लाया गया था, कृषि विधेयक में एक प्रावधान था कि किसान जो है
जो किसान है वह अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। जरूरी नहीं है कि वो स्थानीय मंडी में जाए। ठीक है, स्थानीय मंडी में जाने की यानी एपीएमसी मार्केट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी बेच सकता है। जब कहीं भी बेच सकता है तो किसानों को लाभ मिलेगा। इसी कानून के खिलाफ एक गलत व्याख्या की, इस कानून में कहीं उल्लेख नहीं है एमएसपी हटाने की। एमएसपी के कहीं उल्लेख ही नहीं था इस कानून में। कई भारतीय किसान यूनियन और इसके समर्थित कई संगठन द्वारा यह फैलाया गया कि इस कानून से एमएसपी को हटाया जाएगा, एमएसपी को हटाया जाएगा, डर फैलाया गया। और एक और तर्क दिया गया, इसी के माध्यम से अब कहा गया कि एमएसपी को हटाने के साथ साथ इन पर दबाव डाला कि आप कानून को ही वापस ले लीजिए, कानून वापस ले लीजिए। क्योंकि इस आंदोलन में, अच्छा कभी भी आप देखिएगा, कभी भी किसान अपनी उपज को मंडी में बेचता है। यह मंडी एपीएमसी कहलाती है, स्थानीय मंडी एपीएमसी कहलाती है। अगर इसको ऑनलाइन बेचेगा तो ई नाम कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्लियर? अब इस बीच में किसान ने खेत में उपज किया तो अधिकार तो उस उपज का अधिकार किसके पास होना चाहिए? किसानों के पास। यहां पर आ गया बिचौलिया। अब यह किसानों से इसने क्या किया कि इसने किसानों से अनाज खरीद लिया। किस रेट पर? तो सरकार ने तय कर रखा है एमएसपी रेट पर। एमएसपी रेट पर तय कर रखा है कि इससे नीचे नहीं खरीदाएगा, ताकि किसानों की लागत को कम नहीं किया जा सके, उसे कम से कम 1.5 गुना प्रॉफिट तो हो उसको, एमएसपी रेट पर। इन बिचौलियों ने, अच्छा जब ये किसान डायरेक्टली किसी को बेचेगा तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब हम डायरेक्टली व्यापारी को ही बेच सकते हैं तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। नहीं, यही कारण है कि यह आंदोलन में कि प्रमुख रूप से किसान भाग नहीं लिया था। प्रमुख रूप से इस आंदोलन का केंद्र बिंदु था यही बिचौलिया। यही कारण है कि इस आंदोलन, क्योंकि ज्यादातर एपीएमसी मंडी जो है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए यही आंदोलन। अब नाम क्या था? किसान यूनियन। और इस आंदोलन में इसको समर्थन मिला खालिस्तानियों का। अब बड़े पैमाने पर समर्थन दिया गया और इस आंदोलन में खालिस्तानी, यही कारण है कि यह आंदोलन अहिंसात्मक होते होते हिंसात्मक हो गया। और 26 जनवरी के दिन, याद कीजिए 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हमला कर दिया था। भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था और खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसलिए नहीं कर पाई, उसके पास ताकत नहीं थी। वो चाहती ना तो आर्मी को भी खड़ा कर देती और कुछ नहीं कोई कर पाता। सरकार नहीं किया। इसके पीछे ना सिर्फ एक ही था कि उसमें किसान जुड़े हुए थे।